बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में वर्ल्ड वार वन तक। वर्ल्ड वार वन जब इख्तिताम होता है तो खिलाफत उस्मानिया टूट जाती है और उसमें से काफ़ी मुल्क बनते हैं। मिडल ईस्ट भी पहले उसी का हिस्सा था। इस पे फ्रांस और बरतानिया का कब्ज़ा हो जाता है। आधे मिडल ईस्ट पे फ्रांस का कब्ज़ा हो जाता है और आधे मिडल ईस्ट पे ब्रिटिश बरतानिया कब्ज़ा कर लेता है। जो फ़लस्तीन का हिस्सा है वो आता है जी बरतानिया के कब्ज़े में। तो बरतानिया 1918 से लेके 1948 तक फ़लस्तीन पे कब्ज़ा जमाए रखता है। 1948 में पहले हम बता चुके हैं कि 1881 से लेके यहूदी इधर आना शुरू हो गए थे। तो जब 1948 का टाइम तक पहुंचता है तो काफ़ी यहूदी इधर आबाद हो चुके होते हैं। फ़लस्तीनियों से काफ़ी ज़मीन ख़रीद के, क्योंकि ये ख़ित्ता सारा खाली था, इधर इतनी वैल्यू नहीं थी ज़मीन की, तो उनसे ज़मीन ख़रीद के काफ़ी इधर आबाद हो चुके होते हैं। वो अपनी जो सेटलमेंट बना चुके तो होते हैं, अपनी कॉलोनियाँ बना चुके होते हैं, मुस्तकिल कॉलोनियाँ, और मुस्तकिल उधर रहाइश पजीर हो जाते हैं। 1948 में इधर से मुसलमान बरतानिया पे ज़ोर डालते हैं और उधर से यहूदी, तो जो ब्रिटिश थे वो इधर से निकल जाते हैं। पहले 1947 में उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, पाकिस्तान छोड़ दिया, बरसगीर छोड़ दिया, और 1948 में वो इधर से भी निकल जाते हैं। और वो कोई फ़ैसला करके नहीं जाते, ये फ़ैसला चला जाता है यूएनओ को। तो यूएनओ जो है वो जी 57% जो एरिया है वो दे देती है जी यहूदियों को, ज्यूस को, और 43% जो एरिया है वो मिल जाता है जी फ़लस्तीन को। जो बैतुल मक़दस का एरिया है वो इंटरनेशनली कंट्रोल में रहेगा, वो इनके दोनों के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये यूएनओ फ़ैसला करता है। ठीक, तो ये नाइंसाफ़ी ही, क्योंकि जो फ़लस्तीन था उसको ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए था। अगर उन्होंने इसको डिवाइड भी करना था तो फ़लस्तीन का ज़्यादा हक़ था, उनकी आबादी भी ज़्यादा थी और वो शुरू से तो रह रहे थे। लेकिन क्योंकि ज्यूज़ जो थे उनका एक लॉबी बनी हुई थी अमेरिका में, और सारे जो यूरोपियन मुल्क हैं ये सारे उनकी जो इसके साथ थे, ज्यूज़ के साथ थे, तो इसलिए 1948 में 57% एरिया जो है वो मिल जाता है ज्यूज़ को और 43% मिल जाता है फ़लस्तीन को। ज्यूज़ इस फैसले को मान लेते हैं और 1948 में पहली दफ़ा इसराइल नाम का एक मुल्क इस खित्ते में बनता है। जो अरब मालिक, साथ वाले जो मालिक होते हैं, वो इस फ़ैसले को नहीं मानते। वो समझते हैं कि ये बरतानिया ने जानबूझ के किया है, उसने एक कॉलोनी बनाई है ताकि मैं इस पूरे खित्ते पे कंट्रोल रख सकूं। तो इसीलिए जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और लबनान, ये सारे मुल्क जो इर्द गिर्द वाले मुल्क हैं वो मिल के इसराइल पे हमला कर देते हैं। तो नाज़रीन सोचिए, एक तरफ 5-6 मुल्क और एक तरफ अकेला छोटा सा इसराइल, तो ये जंग कौन जीता होगा? तो ये जंग बिल्कुल अजीब जंग थी। इसमें एक छोटा मुल्क था और उसका मुकाबला था बड़े बड़े मुल्कों से, इजिप्ट से, सीरिया से, जॉर्डन से, लबनान से, बाकी भी जो अरब के मुल्क थे वो इनकी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि वो जंग इसराइल जीत जाता है। इसराइल जीत जाता है। इसराइल फ़लस्तीन के कई इलाकों पे कब्ज़ा कर लेता है। जो गज़ा पट्टी है वो चली जाती है इजिप्ट, मिस्र के हिस्से में, मिस्र उस पर कब्ज़ा कर लेता है, और जो वेस्ट बैंक का एरिया है उस सारे एरिए पे जॉर्डन का कब्ज़ा हो जाता है, और कई एरियों पे इसराइल का कब्ज़ा हो जाता है और फ़लस्तीन बेचारे खाली हाथ रह जाते हैं। इसीलिए फ़लस्तीन के तकरीबन 7 लाख लोग रेफ्यूजीज़ बन जाते हैं अरब ममालिक में। वो इस खित्ते से निकल जाते हैं, वो साथ वाले ममालिक में चले जाते हैं। इसके बाद काफ़ी देर ऐसे ही चलता है। गज़ा पट्टी पे कब्ज़ा रहता है इजिप्ट का, मिस्र का, और जो वेस्ट बैंक का एरिया है उस पे कब्ज़ा रहता है जॉर्डन का। इसके बाद फ़लस्तीन अपनी एक जमात बनाते हैं जो 1964 में PLO बनती है, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मकसद होता है कि आज़ादी हासिल करना। शुरू में ये बंदूक उठा के अपनी आज़ादी हासिल करने की कोशिश, इनका मकसद होता है अपनी आज़ादी हासिल करने की कोशिश करना, वेपन उठा के, हथियार उठा के अपनी आज़ादी हासिल करना। इसीलिए अमेरिका और इसराइल इसको एक दहशतगर्द जमात करार दे देते हैं।
इसी दौरान 1967 में एक और जंग होती है इसराइल और अरब के दरमियान। इस जंग में इसराइल फिर जीत जाता है और वो वेस्ट बैंक पे भी कब्ज़ा कर लेता है, गज़ा पट्टी पे को भी ऑक्यूपाइड कर लेता है और इजिप्ट का एक बड़ा सारा एरिया भी उस पे भी कब्ज़ा कर लेता है। तो इन सब को वो एरिया छोड़ने पड़ते हैं, बल्कि मिस्र तो अपना एरिया ही खो बैठता है। इस जंग के 2 साल तक इसराइल का इजिप्ट के एरिए पे कब्ज़ा रहता है। इसके बाद 1979 में इजिप्ट और इसराइल के दरमियान पीस टॉक होती है, जिसमें इजिप्ट पहला मुल्क बन जाता है, पहला अरब मुल्क बन जाता है जो इसराइल को तस्लीम कर लेता है, इसके होने का तस्लीम कर लेता है कि इसराइल एक मुल्क है। जब किसी पे भी मुश्किल वक्त आता है तो कोई उसका साथ नहीं देता, हर बंदा सेल्फिश हो जाता है, जैसे कि मिस्र ने किया। उन्होंने सुकून से अपने एरियाज़ लिए और रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि जी इसराइल एक मुल्क है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि फ़लस्तीन का क्या होगा या हम इनसे कोई शर्त मनवाएं फ़लस्तीन की भी इसराइल से। तो उन्होंने अपना काम निकाला, अपना एरिया वापस लिया और इसराइल को तस्लीम कर लिया। इसके बाद 1992 में इसराइल को एक पीएम मिलते हैं जिनका नाम था जी यिज़्क रबिन, जो कि पीएलओ को मानते हैं कि ये एक जमात है और ये हक पे है और ये सच पे है, ये अपना मुल्क लेना चाहते हैं, तो हमें इनको इनका मुल्क देना चाहिए। तो इसी के पेश नज़र यासर अराफात और जो यिज़्क रबिन है उनकी एक मुलाकात होती है, जिसमें ये तय पाता है कि इसराइल को कौन कौन से एरिया आएंगे और फ़लस्तीन को कौन कौन से एरिया आएंगे। तो होता ये है कि वो A, B और C प्लान बनाते हैं। कई एरिए जिन पे इसराइल हुकूमत करेगा वो एरिया डिफ़ाइन होते हैं और जो एरिए फ़लस्तीन जिन पे हुकूमत करेगा वो भी डिफ़ाइन होते हैं, और C वो एरिए हैं जिन पे दोनों मिलके हुकूमत करेंगे। तो यूएनओ के प्लान पे तो ज़रा भी अमल नहीं होता। ये तो ज़ाहिर बात है, इतनी देर में यहूदियों ने काफ़ी ज़्यादा कॉलोनी सेटलमेंट बना ली होती हैं, तो फ़लस्तीन को छोटे छोटे टुकड़े ही मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे हुकूमत कर पाते। इसी के पेश नज़र यासर अराफात और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को नोबल प्राइज़ से भी नवाजा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस खित्ते में अमन कायम किया था। तो ये तो एक चाल थी यहूदियों की और जो लॉबी थी, इंटरनेशनल लॉबी उनकी। तो लेकिन ये इससे फ़लस्तीन के हिस्से में कुछ भी नहीं आता, फ़लस्तीन बेचारा तो खाली हाथ रह जाता है। तो जी 1994 में पहली दफ़ा फ़लस्तीन की हुकूमत बनती है। 1994 में पहली दफ़ा यासर अराफात फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं और अपनी हुकूमत संभालते हैं। इससे पहले 1987 में हमास ग्रुप बन चुका होता है, जो कि गज़ा पट्टी में उनका कंट्रोल ज़्यादा होता है। वो इस बात को नहीं मानते, वो इन्होंने पीस टॉक किया होता है इसको नहीं मानते। वो कहते हैं जी हमें हमारा हक मिलना चाहिए, वो इसकी मुखालफत करते हैं। और फ़लस्तीन की हुकूमत के कुछ ही देर बाद यिज़्क रबिन को एक यहूदी मार देता है, कत्ल कर देता है। वो बाद में ये बयान देता है कि ये सारा खित्ता इसराइल का है, ये सारा खित्ता यहूदियों का है, हम फ़लस्तीन को एक छोटा टुकड़ा भी नहीं देंगे। तो ये सारा पीस टॉक, ये सारा जो प्लान बना होता है, ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 2006 में फ़लस्तीन में इलेक्शन होते हैं जिनको हमास जीत लेता है और बहुत बड़े थोड़े से मार्जिन से जीता है कि हमास में के भी काफ़ी लोग जो हैं उनकी सपोर्ट करते हैं और पीएलओ के भी काफ़ी लोग हैं जो उनकी सपोर्ट करते हैं। तो इसी के पेश नज़र कोई भी इलेक्शन को नहीं मानता और 2007 में सिविल वार फ़लस्तीन आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। सिविल वार बाद में ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन नाज़रीन तब से लेके अब तक कुछ भी नहीं बदला। इसराइल ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है इस फ़लस्तीन को और फ़लस्तीनी बेचारे छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं। वेस्ट बैंक वाला एरिया वो सारा इसराइल के कब्ज़े में है और फ़लस्तीनी बेचारे छोटे छोटे टुकड़ों में उधर रहने पे मजबूर हैं। वो बेचारे उधर सांस भी नहीं ले पाते। और जो गज़ा पट्टी है उधर सारे मुसलमान हैं, वो सारा हमास का भी उधर ही ज़्यादा कंट्रोल है
और वो भी ऑक्यूपाइड है। जब दिल करता है इसराइल उधर बम बरसाता है और जब दिल करता है कोई बहाना बनाकर उन पे हमला कर देता है। तो ये अब तक ऐसे ही चल रहा है। तो नाजरीन, आपके मुताबिक ऐसा क्यों है? हमारी इतनी मुसलमानों के इतने मुल्क होने के बावजूद, मुसलमानों की इतनी आबादी होने के बावजूद भी इसराइल जैसा छोटा सा मुल्क कैसे हमारे ख़ित्ते को, कैसे हमारा जो ख़ित्ता इतना जो हमारे दिलों के करीब है, जो किबला अव्वल है, उसको ऐसे कैसे ऑक्यूपाइड कर सकता है और कैसे हमारे भाइयों को मार सकता है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।